तो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आपका बुद्धा सर आज लेकर आऊँ आपके लिए जैव अणु। जैव अणु सेकंड बुक आपका 12th का उसमें चैप्टर है जैव अणु। जैव अणु का 60 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया है। इन 60 क्वेश्चन को बनाने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जैव अणु का 60 वीवीआई क्वेश्चन को। अब कमेंट में आप लोग फास्ट, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। इससे हमको एक एनर्जी मिलता है स्टूडेंट, आप हमारे साथ में हैं। आइए जैव अणु का हम लोग स्टार्ट करते हैं 60 वीवीआई क्वेश्चन। तो आप फास्ट सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन का, इस चैप्टर का क्वेश्चन का ज्यादा वैल्यू नहीं है। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहेगा, नीट रहे, जेईई रहे या बिहार बोर्ड रहे। काफी इजी होता है इसका क्वेश्चन जैव अणु का। एक बार पढ़ लीजिए फिर दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। काफी इजी क्वेश्चन है। जैव अणु पढ़ना क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। आइए जैव अणु का पहला ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपका क्या है? ट्रायोज है, टेट्रीज है, पेंटोज है कि हेक्सोज है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। तो ग्लूकोज को कहा जाता है हेक्सोज। इसमें 6 कार्बन उपस्थित है। ग्लूकोज क्या हो गया आपका? हेक्सोज। अगला क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? जल्दी फर्स्ट कमेंट में, रतौंधी कौन सा विटामिन की कमी से होता है? जल्दी फर्स्ट करिएगा। तो विटामिन ए, विटामिन ए के कमी से आपका रतौंधी होता है। विटामिन ए जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित सुगर में सबसे मीठा सुगर कौन है? सबसे फास्ट कमेंट में, सबसे मीठा सुगर ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज? जल्दी फास्ट। ग्लूकोज, लैक्टोज मिल्क शुगर जो दूध में पाया जाता है, सुक्रोज को चीनी बोलते हैं, फ्रक्टोज को फल शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज क्या? जो पके हुए फल में पाया जाते हैं। तो सबसे मीठा शुगर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज आपका सबसे मीठा शुगर है इस चारों ऑप्शन में। अब फ्रक्टोज आपका फल में पाया जाने वाला सबसे स्वादिष्ट शुगर है। और क्वेश्चन रहता कि सबसे स्वादिष्ट शुगर कौन है, तो होता फ्रक्टोज। सबसे मीठा तो सुक्रोज को चीनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एंजाइम होता है। तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम आपका एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपके जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में उत्प्रेरक भी कहते हैं एंजाइम को। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी दवा बुखार को कम करती है? ये क्वेश्चन आपका है दैनिक जीवन में रसायन का, इसमें डाल दिया गया है, सोल्व कर देते हैं। और दैनिक जीवन रसायन का वीडियो मिलेगा आपको। तो कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो बुखार का नाम था पायरेटिक। तो एंटी पायरेटिक, पायरेटिक होने बुखार, जो बुखार को कम करे, एंटी पायरेटिक। पायरो में होता है हीट, उष्मा, जो हीट को, बुखार को कम करे। एंटी पायरेटिक जो बुखार की दवा को दे। पैरासीटामोल सबसे फेमस है, पैरासीटामोल जो एंटी पायरेटिक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कहने का मतलब हुआ वैसा कार्बन जिसका चारों बंधन अलग अलग समूह से जुड़ा हो। तो ऑफलाइन क्लास में आपको ग्लूकोज का संरचना बनाने के लिए सिखाए थे। तो ग्लूकोज में था आपका 4 कायरल कार्बन। अगर अल्फा डी ग्लूकोज में, तो अल्फा डी ग्लूकोज में होता है 5 कायरल कार्बन, जो ग्लूकोज का चक्रीय संरचना है। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन संख्या है 4। क्वेश्चन नंबर 7, फलों का शक्कर किसे कहा जाता है? जल्दी कमेंट फास्ट करा, फलों का शक्कर जल्दी। तो फलों का शक्कर ग्लूकोज को कि फ्रक्टोज को कि मेनोज को कि गैलेक्टोज को? तो फलों का शुगर कहा जाता है फ्रक्टोज को, फल शुगर, जो काफी स्वादिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है 3 तरह का। एक होता है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड, पॉली। तो कार्बोहाइड्रेट आपका 3 तरह का होता है कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड
कहने का तात्पर्य हुआ वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल में अपघटन नहीं होता है, जो अब वह टूट नहीं सकता है, जैसे में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है आपका मोनोसेक्राइड, ये आपके बॉडी में डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, इसको पचाने की आवश्यकता नहीं है। ओलिगोसेक्राइड में आपका आता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको जल में घुलाने पर 3 से लेकर 10 तक का मोनोसेक्राइड देगा। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको जल में घुलाने पर 3 से लेकर 10 तक का मोनोसेक्राइड देगा। इसमें आपका आता है सुक्रोज, चीनी बोलते हैं, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको जल अपघटन कराने पर असंख्य कई मात्रा में मोनोसेकेराइड मिलता है, जैसे में स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज ये होता है आपका पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का सदस्य कौन हो गया आपका स्टार्च। ग्लूकोज तो हो गया मोनोसेकेराइड आपका, स्टार्च और सेलुलोज क्या होता है पॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 9, सुक्रोज चीनी को बोलते हैं C12H22O11। तो चीनी को कहा जाता है डाइसेक्राइड, क्योंकि चीनी को जब जल में अपघटन कराते हैं तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज देता है। 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज देता है। अंतर क्या है, ग्लूकोज में रहेगा एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह, फ्रक्टोज में रहेगा कीटोन का क्रियाशील समूह। तो चीनी सुक्रोज क्या है डाइसेक्राइड। तो चीनी को या सुक्रोज को जब जल अपघटन कराते हैं तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है, फ्रक्टोज में कीटोन का क्रियाशील समूह है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, जल्दी फास्ट वर्ड आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन की खोज का श्रेय किसे जाता है। जब जनरल साइंस में पढ़ेंगे विटामिन का खोज किसे क्या था, जल्दी फास्ट मिनट में। तो विटामिन का खोज आपका फंक साहब ने किया था। फंक विटामिन का हॉबर अमोनिया हॉबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया था। अरस्तु तो बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे। स्टेनले अलग साइंटिस्ट है, उनको विटामिन से कोई मतलब है नहीं स्टेनले को। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, जिससे आपका स्किन काफी स्मार्ट और स्मूथ देखने लगता है विटामिन सी से। अब विटामिन सी का मुख्य स्रोत आपका नींबू और संतरा है, नींबू और संतरा। अब विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, ये जल में आसानी से घुल जाएगा। देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ए डी ई के, ये होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ये एक बार खाइएगा तो बॉडी में लंबे समय तक जमा रहता है। लेकिन बी और सी क्या है आपका, ये जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए की खोज किसने की, जल्दी फास्ट मिनट में डीएनए की खोज। जल्दी डीएनए की खोज किसने की, जल्दी फास्ट मिनट में। तो डीएनए की खोज किसने की, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने किया था डीएनए की खोज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, हीमोप्रोटीन मिलता है किसमें। हीमोप्रोटीन, तो हीम माने होता है आयरन, हीम माने आयरन, अब प्रोटीन माने क्या ग्लोबुलिन। प्रोटीन बोलो या ग्लोबुलिन बोलो, ये बन गया हीमोग्लोबिन। हीम माने आयरन, ग्लोबुलिन माने प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, रक्त में, ब्लड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के श्रेणी का सबसे छोटा और प्रथम सदस्य कौन सा है। एमिनो एसिड जो नाम सुनेंगे प्रोटीन का, प्रोटीन एक बहुलक है किसका, एमिनो एसिड का। इसमें एमीन का क्रिया, एमिनो एसिड जिसमें एमीन का क्रियाशील समूह होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। एमिनो एसिड में आपका यही दोनों क्रियाशील समूह उपस्थित होता है। और एमिनो एसिड प्रोटीन, प्रोटीन एमिनो एसिड का ही बहुलक है। तो प्रोटीन बोलिए एमिनो एसिड बात इक्वल है सर, क्योंकि प्रोटीन का होता है एमिनो एसिड का।
एमिनो एसिड का सबसे छोटा और प्रथम सदस्य क्या है, तो ग्लाइसिन। प्रथम सदस्य कौन है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड का सबसे छोटा और प्रथम सदस्य है। क्वेश्चन 15, सीढ़ी नुमा संरचना किसमें पाया जाता है, जल्दी फास्ट मोमेंट में, सीढ़ी नुमा संरचना किसमें पाया जाता है, जल्दी मोमेंट में, बहुत इजी है, जल्दी फास्ट। सीढ़ी नुमा संरचना आपका पाया जाता है डीएनए में। सीढ़ी नुमा कहां पाया जाता है, डीएनए में सीढ़ी नुमा संरचना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फॉस्फेट बॉन्ड कहां मिलता है, तो फॉस्फेट बॉन्ड आपको मिलता है डीएनए और आरएनए में। और डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल या नाभिकीय एसिड अम्ल कहा जाता है, डीएनए और आरएनए को नाभिकीय अम्ल। संदेश वाहक होते हैं, जल्दी फास्ट, संदेश वाहक कौन होगा, डीएनए, टीआरएनए, एमआरएनए या आरएनए। देखिए संदेश वाहक, देखिए यहाँ आरएनए होता है आपका 3 प्रकार का, एक ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, आरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए का काम है एंटी कोडोन पाया जाता है, जो कोडोन को ट्रांसफर करता है, एंटी कोडोन। पढ़ेंगे एंटी कोडोन क्या पढ़ेंगे, यू 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 पढ़ेंगे, यू यू ए पढ़ेंगे, एंटी कोडोन, प्रारंभिक कोडोन, अंतिम कोडोन। बिहार बोर्ड का बहुत ही फेमस है बायोलॉजी क्वेश्चन में, बायोलॉजी में हर साल आता हुआ प्रारंभिक कोडोन क्या है और अंतिम कोडोन क्या है। अगर एमआरएनए इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए ही होता है मैसेंजर आरएनए। अगर आरएनए राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ का संदेश वाहक तो मैसेंजर आरएनए। डीएनए होता है अनुवांशिक पदार्थ, जो मादा पिता गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। तो संदेश वाहक क्या हो गए, मैसेंजर आरएनए। एंजाइम की क्रिया हेतु उपयुक्त तापमान क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में एंजाइम है, एंजाइम काम कर रहा है, हम लोग भी अपना एक्टिविटी को बरकरार रखते हैं। ज्यादा ठंडा का मौसम आता है तो हम लोग का बोन बॉडी निष्क्रिय पड़ जाता है, या तापमान बढ़ जाए तो भी हम लोग का बॉडी काम नहीं करता। तो बॉडी को अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक तापमान चाहिए, निश्चित तापमान, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, जिससे बॉडी में उपस्थित सभी एंजाइम फास्ट काम कर सके। तो ठंडा का मौसम है, देखिएगा हाथ में हल्का भी चोट लगे तो आपको नाराज आता हो, ऐसा क्यों होता है कि ठंडा दिनों में जो आपके बोन में कैल्शियम है उसका एंजाइम सब निष्क्रिय पड़ जाता है, वो काम नहीं करता है। वो जब धूपा सूर्य का प्रकाश मिलता है, कहीं से हीट मिलता है, देखिए हाथ का एक्टिविटी काम करना स्टार्ट करता है। और ठंडा में पता है डंडा चोट के समानुपाती होता है, तो ठंडा में कैल्शियम है आपकी बॉडी में लेकिन एंजाइम काम नहीं करता है। तापमान घटने पे बॉडी का एंजाइम काम करना बंद रहता है, या फिर तापमान ज्यादा बढ़ जाए उस टाइम भी एंजाइम बॉडी का काम नहीं करता है। तो एंजाइम को अच्छी तरह से कार्य करने के लिए एक एक्सेप्टेबल टेम्परेचर होता है, जो होता है लगभग 20 डिग्री से 45 डिग्री। और 45 से ज्यादा तापमान हो गया उस समय बॉडी काम करना बंद कर देगा। अगर 20 से तापमान घट गया, ठंडा बढ़ गया, तो भी बॉडी काम नहीं करेगा। और ये सब ऑप्शन क्या है, हाईएस्ट तापमान है 30 से 60, उच्च तापमान 50 से 100 उच्च तापमान है, 35 से 70 ये भी उच्च तापमान है। यही आपका तापमान 20 और 45 का है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, जो बॉडी काम करेगा। 19, वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन, वसा में कौन सा विटामिन घुल जाएगा, तो अभी आप होता है विटामिन ए, विटामिन डी, ई के, ए डी ई के, सॉरी विटामिन ए डी ई के, ये सब विटामिन आपका है वसा में घुलनशील, ये है वसा में घुलनशील विटामिन। और बी और सी होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन, तो ए डी ई के, देखिए ऑप्शन कहां ए डी ई के, ए डी फर्स्ट लिए ए डी, ये दूसरा में ए बी, ए तो वसा में घुलेगा, ये बी का है जल में घुलनशील। ए सी, ए तो वसा में घुलेगा या सी घुलेगा, सब सी का है जल में घुलनशील। बी डी, तो बी तो आपका जल में घुलनशील है, डी तो वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा हर जगह पूछता है। बस वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई, ए डी ई क्या है, जल में कौन है, बी और सी, बस बी सी का है जल में घुलनशील विटामिन। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या रहा है, जल्दी फास्ट जल्दी,
क्वेश्चन नंबर बी क्या उदासीन, तो उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण है, जल्दी फास्ट, उदासीन एमिनो अम्ल, जल्दी कोई, तो उदासीन एमिनो अम्ल क्या है, आपको पता है एमिनो अम्ल में एमीन का क्रियाशील समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह पाया जाता है। अगर एमीन का क्रियाशील समूह ज्यादा होगा अम्ल से तो उदासीन क्षारीय हो जाएगा, अगर अम्ल का क्रियाशील समूह ज्यादा होगा तो अम्लीय होगा, अगर दोनों बराबर है तो ये आपका उदासीन होगा। तो ग्लाइसिन, एस्पेरेटिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल और हिस्टिडीन में कौन आपका उदासीन एमिनो अम्ल है, फास्ट कमेंट में जल्दी बताइए, जल्दी क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी। तो उदासीन एमिनो अम्ल में आपका आता है ग्लाइसिन, जिसमें एमीन का क्रियाशील समूह और अम्ल का क्रियाशील समूह समान होता है, और एस्पेरेटिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और हिस्टिडीन होता है क्षारीय प्रवृत्ति का। एमिनो अम्ल में एमीन और अम्ल का क्रियाशील समूह पाया जाता है, यदि एमीन का क्रियाशील समूह ज्यादा होगा अम्ल की तुलना में तो क्षारीय प्रवृत्ति, अगर अम्ल का क्रियाशील समूह ज्यादा होगा तो अम्लीय प्रवृत्ति, एस्पेरेटिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल। अगर दोनों का मात्रा बराबर है वैसा एमिनो अम्ल, तो एमीन और अम्ल दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित है वो आ जाएगा उदासीन ग्लाइसिन, हिस्टिडीन क्या हो गया क्षारीय, एमीन का मात्रा ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आ गया क्षारीय एमिनो अभी है, तो क्षारीय एमिनो में क्या रहेगा, एमीन का क्रियाशील समूह ज्यादा रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो फर्क करता है हिस्टिडीन, बहुत फेमस है हिस्टिडीन, आपका एक ऐसा एमिनो अम्ल है जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो क्षारीय प्रवृत्ति क्यों, एमीन का क्रियाशील समूह ज्यादा होगा, और आपको पता है एमीन हो या अमोनिया हो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो निर्जन जोड़ी पाया जाता है। आपको पी ब्लॉक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया था, दाता समूह क्षार होता है, ग्रहणकर्ता समूह अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 प्रोटीन के विघटन से पता चला, आपको अभी बताया प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, एमिनो अम्ल, प्रोटीन जो आपका है वो है एमिनो अम्ल का बहुलक, तो प्रोटीन जब बचेगा क्या मिलेगा आपको, एमिनो अम्ल ही मिलेगा, प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का, तो प्रोटीन के विघटन से क्या होगा एमिनो अम्ल ही मिलेगा हमको। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि प्रोटीन किसका बहुलक है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, और प्रोटीन कैसा बहुलक है, एक प्राकृतिक बहुलक है, कृत्रिम नहीं है प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, तो अभी हमको बताया था आपको ये दोनों होता है पॉलीसेकेराइड, कैसा है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है कौन स्टार्च और सेलुलोज, इसके जल अपघटन कराने पर असंख्य मात्रा में ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च पेड़ पौधे में भोजन के रूप में जमा रहता है, सेलुलोज पेड़ पौधे के छाल बोलिए ऊपरी कवर का निर्माण सेलुलोज से होता है। ये दोनों एक पॉलीसेकेराइड है जो जल अपघटन कराने पे असंख्य मात्रा में ग्लूकोज प्राप्त होता है, और अंदर क्या है स्टार्च में रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज में क्या रहेगा बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज इसमें बीटा डी ग्लूकोज, दो स्टार्ट रहेगा को ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गया फल शुगर, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 एमिनो अम्ल का उदाहरण अम्लीय, कौन सा एमिनो अम्ल है जो अम्लीय प्रवृत्ति का है, तो अभी बताएं एमिनो अम्ल क्या रहेगा, एमीन रहेगा और अम्ल रहेगा, एमीन और अम्ल, अगर अम्लीय है तो अम्ल का क्रियाशील समूह ज्यादा होगा एमीन के तुलना में, तो एमिनो में क्या है एस्पेरेटिक अम्ल बोलिए एस्पेरेटिक एसिड बोलिए, ग्लाइसिन का आपका उदासीन एस्पेरेटिक एसिड, क्षारीय क्षारीय एमिनो अम्ल, देखिए एसिड के नीचे अम्ल होते हैं क्या होता है अम्ल एसिड को, तो क्षारीय कौन होगा, फिर वही क्वेश्चन इसमें एमीन का क्रियाशील समूह अम्ल से ज्यादा हो, ये क्षारीय एमिनो अम्ल बन जाएगा, तो क्षारीय में आपको कौन आता था हिस्टिडीन, अभी आएगा हिस्टिडीन क्या आता है क्षारीय एमिनो अम्ल, अच्छी तरह से देखते हैं फिर दोबारा कहीं भूलोगे नहीं, काफी इजी चैप्टर है, एक बार पढ़ लीजिए कोई दिमाग नहीं लगाना है बस याद करना सब। अब बायोलॉजी के टॉपिक केमिस्ट्री में क्या हुआ है काफी इजी वे ये है, नंबर भी आप आराम से उठा सकते हैं।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, कोशिका का फास्ट कमेंट कीजिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जहां शोषण होता है, जहां एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी एमिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी ऊर्जा रूप में हम लोग की बॉडी में बनता है एटीपी। क्वेश्चन नंबर, मनुष्य की अग्नाशय पेनक्रियाज द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम। तो मनुष्य के अग्नाशय से दो हार्मोन्स निकलता है, एक निकलता है इंसुलिन, एक निकलता है ग्लूकागॉन, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा, ग्लूकागॉन बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, और दोनों आपके पेनक्रियाज से ही निकलता है, अग्नाशय से। अगर इंसुलिन का मात्रा बॉडी में बढ़ गया तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का कमी आ जाएगा, अगर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया तो आपके बॉडी में इंसुलिन का मात्रा घट जाएगा, तब डायबिटीज हो जाएगा। दोनों का रहना बॉडी में अनिवार्य, लेकिन दोनों बैलेंस हो, ना तो इंसुलिन घटे ना ग्लूकागॉन घटे, दोनों को बैलेंस रहना पड़ता है। और दोनों हार्मोन्स एक दूसरे का एंटी होता है, विरोधी होता है, बायोलॉजी में पढ़िएगा एंटागोनिस्टिक होता है। बायोलॉजी में 11th में एक चैप्टर होगा हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम, दो का ग्लैंड होते हैं हम लोग का, उन्हें काफी डिटेल में अच्छी तरह से पढ़िएगा हार्मोन्स के मैकेनिज्म बारे में, हार्मोन्स कैसे बॉडी पे कार्य करता है। तो अब तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? इंसुलिन। अग्नाशय को निकलता है इंसुलिन, है वो ग्लूकोगॉन, ऑप्शन क्या है? इंसुलिन। अब इस इंसुलिन का काम क्या है कि बॉडी में डायबिटीज होने नहीं देता है। मनुष्य की लार में, तो हम लोग के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फास्ट, मनुष्य के लार में भी सर एंजाइम पाया जाता है जो आपके कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। आप मुंह में रोटी खा रहे हैं, रोटी को लंबे समय चिबाइए मुंह में, लंबे समय तक रोटी को चिबाते हैं तो वही रोटी आपको मीठापन लाता होगा कि रोटी क्या बना हुआ? माल्टोज का बना हुआ है, गेहूं का है, लंबे से तो रोटी चिबाइए तो मीठापन आता होगा। तो मनुष्य के लार में, हम लोग लार में भी एंजाइम पैदा, तो नाम है टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम हम लोग के लार में पाया जाता है, टाइलिन। रक्त का लाल रंग होता है किससे? जल्दी फास्ट मिनट में, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जल्दी फास्ट में बताइए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल, रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन का, हिम माने आयरन, ग्लोबिन माने प्रोटीन, हम लोग का हीमोग्लोबिन बना है दो कंपोनेंट का, आयरन और प्रोटीन का। तो रक्त का लाल रंग किससे आता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी फास्ट मिनट में, क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी बताइए, जल्दी। दूध में मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है? जल्दी फास्ट, केसिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हीमोप्रोटीन। जल्दी, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन, तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को बोलते हैं केसिन प्रोटीन, बोलते हैं केसिन प्रोटीन, जो आपके मिल्क यानी दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? जल्दी फास्ट, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताना है। आपको पता है कि प्रोटीन हम लोग के बॉडी के छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का पाचन होता है। तो जल्दी फास्ट मिनट में, जल्दी फास्ट कर, जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी बोलिए, तो किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का, जल्दी फास्ट मिनट है बहुत, सुशील कुमार जल्दी, क्या ए बी, जल्दी बोलिए, अब जल्दी फास्ट। देखिए प्रोटीन का कोई बी कोई सी कोई डी बोले, क्या राहुल क्या होगा? तो प्रोटीन का पाचन पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में किस श्रेणी के उपापचय में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होता है? क्वेश्चन का क्या रहा है? किसके पाचन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है? जल्दी फास्ट, पूजा प्रजापति, निशु कुमारी, जल्दी कमेंट फास्ट कीजिए। कोई कुछ कमेंट करे तो पढ़ाई ध्यान दीजिए, जो आलतू फालतू कमेंट करता है सब काम ही वही है, इंटर के बाद वो चप्पल जूता सब्जी बेचेगा, वही काम ही है। आप पढ़ाई फोकस कीजिए, अच्छा जॉब लीजिए, स्टार्टिंग घूमिएगा, जल्दी फास्ट। नहीं किस, देखिए
सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होता है आपका वसा और लिपिड में। वसा और लिपिड के पाचन से ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलता है। तो वसा से ज्यादा होता है आपका लिपिड में। लिपिड में सबसे कम होता है प्रोटीन, सबसे कम मात्रा में एनर्जी मिलता है प्रोटीन में, तब कार्बोहाइड्रेट, तो उससे ज्यादा वसा, तब देखिए बढ़ते क्रम हो गया। सबसे ज्यादा लिपिड में एनर्जी होगा, तब वसा में, तब कार्बोहाइड्रेट, तब प्रोटीन में। प्रोटीन में बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। 33 एमिनो अम्ल के क्रियात्मक समूह। एमिनो अम्ल में कौन कौन क्रियाशील समूह? अभी तक एमिनो अम्ल, तो एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एमिनो अम्ल में कौन कौन क्रियाशील समूह पाया जाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी जल्दी निशु कुमार, फास्ट कमेंट में क्या होगा आंसर? तो एमिनो अम्ल पाया जाता है कौन? एमीन और अम्ल। तो ए बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इतने मोटे तरह दादा बोर्ड अभी छेड़ लेते होंगे, साइड हट जाते हैं। देखिए वो कमेंट में कर रहे हैं सर बोर्ड सामने हटिए, अब इतने मोटे के बोर्ड छेड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी, डी का ए और बी दोनों, एमीन और अम्ल। क्वेश्चन नंबर 36 वसा के साथ, जल्दी फास्ट, कौन सा विटामिन है जो वसा के साथ अवशोषित होगा? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी फास्ट कमेंट में। तो वसा के साथ अवशोषित होने वाला अम्ल है ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए डी ई के। ए डी ई के ये चारों विटामिन आपका वसा में घुलनशील है। देखिए ऑप्शन, विटामिन ए और डी, ए और बी और सी ये होता है जल में घुलनशील विटामिन, ये जल में घुलनशील है। जल्दी फास्ट, तो ए और डी क्या है? वसा के साथ अवशोषित होने वाले विटामिन हैं। 37 निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा है? वैसा मीठा पदार्थ कौन सा है जो मानव ने बनाया है? वैसे मीठे पदार्थ का नाम जो मानव ने बनाया। ऑप्शन देखिए, सैकरीन, एस्पार्टिम, सोडियम साइक्लोमेट, वे सभी। जल्दी फास्ट कमेंट में, वह कौन सा मीठापन है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है? तो सैकरीन का नाम आप सुने होंगे, बहुत ही फेमस है सैकरीन। तो गाजर, गांव में गाजर हो गया, शकरकंद वगैरह हो गया, उसको मीठापन लाने के लिए सैकरीन को फल में मिलाया था। ये आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा निर्मित है। और एस्पार्टिम, एस्पार्टिम जो आपका है वह सैकरीन से भी ज्यादा मीठा होता है, लगभग 600 गुना चीनी से काफी ज्यादा मीठा होता है एस्पार्टिम, तो वो भी मानव निर्मित है। और सोडियम साइक्लोमेट, तो नाम से ना सोडियम साइक्लोमेट है, ये भी मानव निर्मित है। तो इनमें से सभी, इनमें से सभी क्या है? मानव निर्मित कृत्रिम मधुरक है। ये जो मिठासपन लाने के लिए जो बनाया गया है वह मानव निर्मित है। ये चारों से ज्यादा कौन है? एस्पार्टिम है। ये चारों एमिनो अम्ल बनाते हैं। तो एमिनो अम्ल कौन बनाता है सर? जल्दी फास्ट कमेंट है। एमिनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा की प्रोटीन। जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए। राहुल कुमार जल्दी, सचिन जल्दी, प्रियांशु जल्दी कमेंट कीजिए। एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं? तो आपको अभी मैं बता दें, प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्ल का बहुलक है। तो एमिनो अम्ल आपस में क्या आता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जैव प्रक्रम में एंजाइम होते हैं। तो जैव प्रक्रम में एंजाइम का क्या कार्य है? हम लोग के बॉडी में जो एंजाइम है वह एंजाइम का क्या कार्य है? जल्दी फास्ट मिनट में। ऊर्जा देने का कार्य करता है, रोग प्रतिरोध का कार्य करता है, ऑक्सीजन संवहन का कार्य करता है, जैव उत्प्रेरक है। तो जैव प्रक्रम में एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। निर्जीव वस्तु के लिए उत्प्रेरक, सजीव वस्तु के लिए एंजाइम। सजीव वस्तु में उत्प्रेरक को एंजाइम बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। अगला क्वेश्चन, कौन सा शक्कर, कौन सा शक्कर सर्वाधिक मीठा नहीं है, स्वादिष्ट है? तो कौन सा शक्कर सबसे अधिक स्वादिष्ट है? मीठा नहीं है, स्वादिष्ट कौन ज्यादा लगता है खाने में? अच्छा, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टे। जल्दी फास्ट कमेंट बताइए, कौन सा शक्कर सर्वाधिक स्वादिष्ट है? तो आपको अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि फ्रक्टोज को कहा जाता है फल शुगर, फल शुगर, ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर सर्वाधिक मीठा कौन है? तो सुक्रोज सर्वाधिक मीठा है, ये स्वादिष्ट वाला कौन है? सुक्रोज ही। फ्रक्टोज आपका क्या है? सर्वाधिक स्वादिष्ट। 41 एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? जल्दी फास्ट में, विटामिन है
एंजाइम है, प्रोटीन है, केमिनोम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। जल्दी फास्ट मिनट में एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? बस जैव अणु का 50 से 60 क्वेश्चन लिखा है, काफी तगड़ा सर। बस एक बार और देख लीजिए, जितने आपके दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दीजिए वीडियो को कि जैव अणु का बहुलक और डेंजर में रसायन सबका वीडियो आने वाला है, जल्दी फास्ट। तो एस्कॉर्बिक अम्ल हम लोग बोलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जो नींबू और संतरा में पाया जाता है। तो ऑप्शन हो गया विटामिन। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है? हेलिकल संरचना प्रोटीन के लिए अस्थायी होता है। प्रोटीन का जो हेलिकल संरचना है वह क्यों अस्थायी होता है? यह अस्थायी होता है हाइड्रोजन बंधन के कारण। हेलिकल संरचना प्रोटीन के लिए अस्थायी होता है हाइड्रोजन बंधन के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, कौन सा क्षार आरएनए में होता है और डीएनए में नहीं है? जल्दी फास्ट मिनट में, कौन सा क्षार आपका आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है? ऑप्शन यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन। जल्दी फास्ट मिनट में, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। तो आपका देखिए यूरेसिल आपका आरएनए में पाया जाता है, ये डीएनए में नहीं होता है। आपको पता है कि आरएनए में जो पेयरिंग किया गया है, आरएनए और डीएनए में, आरएनए में एडेनिन रहेगा यूरासिल से, ग्वानिन रहेगा ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से, और डीएनए क्या होता है? एडेनिन का डबल बॉन्ड है थायमिन से और ग्वानिन का ट्रिपल बॉन्ड है साइटोसिन से। तो यूरेसिल आपका आरएनए में मिलेगा लेकिन डीएनए में नहीं, डीएनए क्या है? थायमिन है। तो ऑप्शन नंबर ए। 44, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होगा 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड देता है। वैसा कार्बोहाइड्रेट को जल में बुलाने पर 3 से लेकर 10, तो आपको होता है ओलिगोसेक्राइड, एक होता है मोनोसेक्राइड का जल में अपघटन नहीं होता है, एक होता है डाइसेक्राइड जो 2 मोल देता है, तो होता है ओलिगोसेक्राइड जो 3 से लेकर 10 तक देता है, होता है पॉलीसेक्राइड जो असंख्य मात्रा में मोनोसेक्राइड देता है। तो 3 से लेकर 10 देता है आपका ओलिगोसेक्राइड। वैसा कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन कराने पर 3 से लेकर 10 तक का मोनोसेक्राइड है, क्या था? ओलिगोसेक्राइड। क्वेश्चन 45, ठीक है, आपका ग्लूकोज का दिया हुआ है संरचना, ये आपका एल्डिहाइड आपका ही कर है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह पाया जाता है। अब ग्लूकोज को गर्म किया जा रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में। आपके एनसीईआरटी बुक में जैव अणु में ग्लूकोज का 2-3 रिएक्शन दिया हुआ, उस सभी रिएक्शन को आप लोग अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो ग्लूकोज को जब गर्म करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में तो हेक्सेन का निर्माण होता है। एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, लेकिन कोई शाखा इसमें नहीं है, सिंपल हेक्सेन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ग्लूकोज को जब गर्म कीजिएगा हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में तो एन हेक्सेन का निर्माण होता है। विटामिन ए कहलाता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, विटामिन ए क्या कहलाता है? जल्दी। तो विटामिन ए आपका कहलाता है रेटिनॉल, जिससे कमी से रतौंधी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन 46 47, कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत में सिल्वर दर्पण विकिरण देता है? तो टॉलेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया था, टॉलेंस अभिकर्मक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल ये आपका टॉलेंस अभिकर्मक जो एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत। तो जिसके पास एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह होगा और टॉलेंस अभिकर्मक देगा। तो आपको पता है ग्लूकोज के पास क्या है? एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह। फ्रक्टोज के पास क्या है? कीटोन का क्रियाशील समूह। तो जिसके पास एल्डिहाइड होगा वह क्या देगा? टॉलेंस अभिकर्मक सिल्वर मिरर देता है। क्वेश्चन नंबर 48, सुक्रोज चीनी, चीनी के जल अपघटन क्या कहलाता है? चीनी के जल अपघटन, सुक्रोज के जल अपघटन से 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज मिलता है। यह प्रक्रिया कहलाता है इनवर्जन। क्या है? इनवर्जन कहलाता है। माल्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, जल्दी फास्ट मिनट में, कि माल्टोज यदि जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? जल्दी फास्ट मिनट में, माल्टोज, तो माल्टोज के जल अपघटन से सिर्फ 2 मोल ग्लूकोज प्राप्त होता है। माल्टोज आपका एक प्रकार का डाइसेक्राइड है, ये जल अपघटन से सिर्फ 2 मोल
ग्लूकोज प्राप्त होता है, सिर्फ फ्रक्टोज या कोई वगैरह वगैरह नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ क्या होता है ग्लूकोज प्राप्त होता है माल्टोज से। मानव शरीर नहीं उत्पन्न कर सकता है एंजाइम, डीएनए, विटामिन या हार्मोन्स। तो मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं कर सकता, जल्दी फास्ट कमेंट में, तो फास्ट बोलिए। और एक क्वेश्चन बचा हुआ, मानव शरीर क्या नहीं उत्पन्न कर सकता है, जल्दी फास्ट। तो मानव शरीर आपका विटामिन उत्पन्न नहीं कर सकता, विटामिन हमको बाहर से आहार रूप में लेना पड़ता है, या बॉडी में इसका निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जल्दी फास्ट कमेंट में जल्दी। निम्नलिखित में कौन एकल सेक्राइड है, एकल सेक्राइड तो लोग बोलते हैं मोनोसेक्राइड। कौन है आपका मोनो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, जल अपघटन नहीं होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड बोलिए क्या, एकल सेक्राइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हो गया फ्रक्टोज। सुक्रोज डाइसेक्राइड है, चीनी, माल्टोज ये भी डाइसेक्राइड है, जो आप दो मोल से ग्लूकोज मिलता है, लैक्टोज ये भी डाइसेक्राइड है, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, लैक्टोज से तो मिल्क शुगर का आता है, मिल्क दूध में पाया जाता है मिल्क शुगर। एकल कौन हो गया, अब फ्रक्टोज क्या है, फल शुगर होता है, मोनोसेक्राइड, जल अपघटन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, जल्दी फास्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट में फास्ट बताइए जल्दी। तो विटामिन सी इसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसका मुख्य स्रोत है नींबू और संतरा, इसकी कमी तो अस्कर्बी बीमारी है, अस्कर्बी रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी से होता है रिकेटस, जब बोन आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, और बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, अस्कर्बी बीमारी होता है आपका। तो अगला क्वेश्चन नंबर 53, कौन जुटर आयन बनाने में सामर्थ्य है, जुटर आयन, तो जुटर आयन आपको बनाता है एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमीन और अम्ल का क्रियाशील समूह उपस्थित हो, एमीन और अम्ल, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1, तो एमीन भी है और अम्ल का भी क्रियाशील समूह उपस्थित है। तो जुटर आयन का निर्माण वैसा एमिनो अम्ल करता है, इसमें एमीन और अम्ल दोनों क्रियाशील समूह उपस्थित हो। क्वेश्चन नंबर 54, करा क्या, कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन, तो अभी ये क्वेश्चन जस्ट आया था, तो विटामिन का निर्माण आपके बॉडी में नहीं होता है। फर्स्ट, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म क्या है, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म क्या है, जल्दी फास्ट कमेंट में। तो आपको इधर डीएनए क्या होता है, डीएनए एडेनिन का बंधन होता है थायमिन से, ग्वानिन का साइटोसिन से, और आरएनए में क्या होता है, एडेनिन का बंधन यूरेसिल से, ग्वानिन का साइटोसिन से। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तीनों भस्म दोनों में क्या है, समान है। देखिए सर, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये नहीं होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तीनों समान हो। तो एडेनिन देखिए, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन ये तीनों आपका डीएनए और आरएनए क्या होता है, समान। इसमें देखिए यूरेसिल सिर्फ आरएनए होता है, इसमें देखिए आपका थायमिन सिर्फ डीएनए होता है, इसमें देखिए ये थायमिन सिर्फ डीएनए होता है। तो ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन ये तीनों क्षार जो है आरएनए और डीएनए क्या है, कॉमन है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का कार्य क्या है, जल्दी फास्ट कमेंट में। आरएनए को संश्लेषित करना, आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करना, आनुवांशिक विशेषता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना। जल्दी फास्ट बताइए, डीएनए का कार्य क्या है, जल्दी फास्ट। डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से क्या बनता है आपका आरएनए, यह प्रक्रिया का ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, यह प्रक्रिया कहता है ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो आपका डीएनए का मुख्य रूप से कार्य आरएनए को संश्लेषित करना, आवश्यक प्रोटीन को भी संश्लेषित कर सकता है डीएनए, और आनुवांशिक विशेषता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना।
ये तीनों कार्य हो जाता है आपका डीएनए का, तीनों कर सकते हैं। आरएनए का निर्माण करना, आवश्यक प्रोटीन का भी निर्माण करता है डीएनए, और अनुवांशिक भाग। ऑप्शन नंबर डी। संता आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म है, तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। आरएनए में पाए जाना प्यूरिन भस्म, अब भस्म होते हैं दो तरह के, क्षार होते हैं दो तरह के, एक प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में आता है आपका एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में आता है आपका यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन और ग्वानिन आपका प्यूरिन भस्म है, जबकि यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन ये पिरिमिडीन भस्म है। तो आरएनए में क्या रहता है? आरएनए क्या है? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन या तो ग्वानिन, तो देखिए ग्वानिन है, बाकी थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये पिरिमिडीन भस्म है। उसने घुमा पूछा है कि आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म कौन है? तो प्यूरिन दो ही हुआ, एडेनिन और ग्वानिन। जो आरएनए भी होता है डीएनए भी होता है, एडेनिन और ग्वानिन, ऐसा भस्म प्यूरिन। ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज आपका है मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता है, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे जल में अपघटन नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड या सेक्राइड? जल्दी फास्ट मिनट में। वैसा कार्बोहाइड्रेट से जलांशित नहीं किया जा सकता है, मोनोसेक्राइड, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अंतिम क्वेश्चन, विटामिन सी है, जल्दी फास्ट, अंतिम क्वेश्चन, ये आपको तो छोड़ दिया। विटामिन सी कहलाता है, जल्दी फास्ट। तो ये आपका रहा 60 क्वेश्चन वीवीआई। और एक क्वेश्चन आपको और रहा, विटामिन सी क्या रहता है आपका? एस्कॉर्बिक अम्ल। एक क्वेश्चन और आपका है, क्वेश्चन नंबर 61, जल्दी फास्ट मिनट में। निम्नलिखित में किसमें कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? क्लोरोफिल में, विटामिन में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन बी 12 में। क्लोरोफिल में पाया जाता है आपका मैग्नीशियम। विटामिन सी हो गया आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। हीमोग्लोबिन में आपका है आयरन, लोहा। विटामिन बी 12 पाया था आपका कोबाल्ट। विटामिन बी 12 में क्या पाया था आपका? कोबाल्ट पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या मिलेगा? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में क्या आपका? लोहा, आयरन। हीम माने क्या होता है? आयरन। तो ये आपका 60 वीवीआई क्वेश्चन था। बस एक जुनून हो कुछ करने का, जिंदगी में जो चाहो सो कर सकते हो, और मन में ठान लो, जो मन में ठान लिए वो पूरा होगा सर। डरना नहीं, सिलेबस में कोई दम नहीं, एग्जाम नजदीक है, कुछ नहीं करना है। बस क्वेश्चन बैंक 5 साल का रट जाओ, ऑब्जेक्टिव हो या सिलेक्टिव हो, नीट हो या जेमेंस हो या कोई बोर्ड हो, बस क्वेश्चन बैंक अंतिम 5 साल का अब रट जाएगी पूरा। तो कोई भी एग्जाम हो, नीट हो या जेमेंस हो, बिहार बोर्ड या कोई बोर्ड हो, वह प्रीवियस ईयर को ज्यादा रिपीट करता है, 60 से 70%। जेमेंस नीट है वो 50 से 60% आपका पीछे का ही रिपीट करेगा। अगर कोई बोर्ड लेवल का एग्जाम है तो बोर्ड आपका पीछे का ही सारा क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। क्वेश्चन बैंक में कमांड रखेगा। समय नजदीक है, एग्जाम करीब है, कुछ मत देखिए, दुनियादारी छोड़िए, किताब फेंकिए, सिर्फ क्वेश्चन बैंक में फोकस कीजिए। सबसे बड़ा आपका हथियार वही क्वेश्चन बैंक है, जितना ज्यादा उसमें मेहनत कर सकते हैं, 5 लाख क्वेश्चन को रट जाएगी। क्योंकि स्टेट बोर्ड, कोई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आपको क्वेश्चन बैंक को बार बार रिपीट करता है। ये बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है, राइटिंग को परफेक्ट रखिए और क्वेश्चन बैंक में कमांड रखिए। ताकि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।